ग्वालियर किले की धरती के नीचे सोता खजाना। एक ही टुकड़ा मिल जाए तो भारत बन जाए दुनिया का सबसे अमीर देश। मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा ग्वालियर किला आज भी छिपाए बैठा अरबों खरबों का रहस्य। दुनिया की कोई भी तकनीक नहीं खोज पाई ये खजाना। बीजक कोड के बिना नहीं खुल सकता गंगाजली का दरवाजा। सैटेलाइट और आधुनिक मशीनें भी हुई फेल। 135 राजाओं ने किया राज, लेकिन सिंधिया घराने ने ऐसा क्या छिपाया कि आज तक कोई नहीं खोज पाया पूरा रहस्य। एक ठोकर से मिल गए 2 करोड़ खरबों के चांदी के सिक्के, लेकिन असली विशाल खजाने अभी भी दबा हैं किले की गहराइयों में। मायावी मंत्रों और प्राचीन विज्ञान से बनाई गई थी ये भूल भुलैया। एक गलत कदम और खो जाता है रास्ता हमेशा के लिए। ग्वालियर की ऐतिहासिक धरती पर खड़े उस विशाल किले के नीचे दबा है एक ऐसा रहस्य जिसकी कीमत आज के समय में हजारों करोड़ रुपए आंकी जाती है। सिंधिया राज घराने ने सदियों की अपनी दौलत, युद्ध में जीते गए खजाने, हीरे जवाहरात और बेशकीमती रत्नों को इस किले के नीचे बनी एक ऐसी भूल भुलैया में छिपा दिया जहां पहुंचना आज भी नामुमकिन है। इस खजाने को गंगाजली नाम दिया गया था और इसे खोलने के लिए एक खास कोड की जरूरत होती थी जिसे बीजक कहा जाता था। ये कोड केवल महाराजा और उनके कुछ खास विश्वास पात्रों के पास होता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रहस्य ऐसे ट्रांसफर होता था जैसे कोई पवित्र मंत्र सौंपा जा रहा हो। लेकिन क्या हुआ जब एक महाराजा की अचानक मौत हो गई और वो ये रहस्य अपने बेटे को बता नहीं पाए। तब शुरू हुई खजाने की वो तलाश जिसमें एक ठोकर से करोड़ों मिल गए, एक गलती से ज्योतिषी की मौत हो गई और अंग्रेज अफसरों ने हजारों करोड़ का खजाना खोद निकाला। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि गंगाजली का असली और सबसे बड़ा खजाना आज भी किले की गहराइयों में सुरक्षित पड़ा है। आखिर क्या है गंगाजली का पूरा रहस्य? क्यों आधुनिक सैटेलाइट और जमीन के नीचे देखने वाली मशीनें भी इस खजाने को ट्रेस नहीं कर पाई? कैसे बनाई गई थी ये भूल भुलैया और क्या था वो बीजक कोड जिसके बिना खजाना खोजना नामुमकिन था? एक ठोकर से कैसे खुल गया तहखाने का दरवाजा और कितनी बार खोजा गया ये खजाना? कितने तहखाने खुल चुके हैं और कितने आज भी बंद हैं? क्या सच में इतना बड़ा खजाना है कि अगर मिल जाए तो भारत बन जाए दुनिया का सबसे अमीर देश? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी खजाने की पूरी कहानी। 18वीं सदी की बात है जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। पेशवा बाजीराव के एक वफादार सेवक थे राणोजी सिंधिया। एक रात जब पेशवा अपने तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राणोजी उनकी चप्पलों के पास सोए हुए हैं ताकि सुबह पेशवा को तुरंत चप्पलें मिल सकें। इस स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर बाजीराव ने राणोजी को अपना बॉडीगार्ड बना दिया। धीरे धीरे अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से राणोजी एक शक्तिशाली जनरल बन गए। 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया और सिंधिया राजवंश की नींव रखी। सिंधिया घराना मध्य भारत में लगातार युद्ध जीतता गया और उनकी दौलत बढ़ती चली गई। हर जीत के साथ दुश्मनों के खजाने, सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशकीमती रत्न सिंधिया के पास इकट्ठा होते गए। 1810 में दौलत राव सिंधिया के समय राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट कर दी गई। ग्वालियर का किला 8वीं शताब्दी में तोमर राजाओं ने बनवाया था और ये एक विशाल पत्थर की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि दुश्मन इसे तोड़ नहीं सकते थे। सिंधिया घराने ने इस किले को अपना मुख्यालय बनाया और यहीं से पूरे मध्य भारत पर राज किया। लेकिन इस किले की असली खासियत थी इसके नीचे बनी भूमिगत भूल भुलैया, जहां सिंधिया घराने ने अपना पूरा खजाना छिपा दिया था। इस खजाने को गंगाजली के नाम से जाना जाता था और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये खजाना उतना ही पवित्र और मूल्यवान माना जाता था जितना गंगा का जल। गंगाजली खजाने की खास बात यह थी कि इसे किले के नीचे कई तहखानों में बांटकर रखा गया था। ये तहखाने सिर्फ साधारण कमरे नहीं थे, बल्कि एक जटिल भूल भुलैया का हिस्सा थे। तहखानों तक पहुंचने के लिए कई गुप्त रास्ते बनाए गए थे, जिनमें झूठे दरवाजे, गुप्त सीढ़ियां और छिपे हुए मार्ग शामिल थे। इन रास्तों का नक्शा और कोड एक खास दस्तावेज में लिखा जाता था जिसे बीजक कहा जाता था। बीजक में सिर्फ रास्तों का नक्शा नहीं होता था, बल्कि ये एक तरह का गुप्त कोड था जिसमें संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से तहखानों तक पहुंचने का तरीका बताया जाता था। ये बीजक केवल महाराजा के पास होता था और वो अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी को ये रहस्य सौंप देते थे।
इस परंपरा से सुनिश्चित होता था कि खजाने का रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ा खतरा था। अगर महाराजा अचानक मर जाएं और वो बीजक ट्रांसफर न कर पाएं, तो खजाना हमेशा के लिए खो सकता था। और ठीक ऐसा ही हुआ सिंधिया घराने के साथ। इस भूल भुलैया को बनाने के पीछे केवल सुरक्षा का उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और रहस्यमय ज्ञान भी था। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जिनसे भूमिगत संरचनाएं बनाई जाती थीं जो बाहर से बिल्कुल अदृश्य रहती थीं। तहखानों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उनमें हवा का प्रवाह बना रहे और नमी न हो, ताकि खजाना सुरक्षित रहे। दीवारों में विशेष प्रकार के पत्थर लगाए गए थे जो ध्वनि को अवशोषित कर लेते थे, इसलिए तहखाने के अंदर होने वाली किसी भी गतिविधि की आवाज बाहर नहीं जाती थी। 1843 में जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर की गद्दी पर बैठे। उन्हें अपने पिता से गंगाजली का बीजक मिला और वो खजाने के असली रखवाले बने। लेकिन जयाजीराव का समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इस संग्राम के दौरान ग्वालियर किला भी युद्ध का केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और जयाजीराव को किला छोड़ना पड़ा। इस दौरान जयाजीराव की सबसे बड़ी चिंता गंगाजली का खजाना था। उन्हें डर था कि विद्रोही या अंग्रेज सेना खजाना खोज लेगी, लेकिन तहखानों की जटिल भूल भुलैया और बीजक कोड के बिना खजाना खोजना लगभग नामुमकिन था। रानी लक्ष्मीबाई भी पूरे किले की तलाशी लेने के बावजूद खजाने का कोई पता नहीं लगा पाई। इसके बाद जब अंग्रेजों ने ग्वालियर पर फिर से कब्जा किया तो उन्होंने भी पूरे किले को खंगाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। 1857 से 1886 तक, यानी लगभग 29 साल तक ग्वालियर किला अंग्रेजों के कब्जे में रहा। इस दौरान जयाजीराव बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो अपने खजाने के पास नहीं जा सकते थे और उन्हें धन की भी सख्त जरूरत थी। ब्रिटिश आर्मी अफसर जेम्स फोर्ब्स मिचेल ने 1895 में लिखा था कि जयाजीराव इन सालों में बहुत बेचैन रहते थे और बार बार अंग्रेजों से किला वापस मांगते रहे। आखिरकार 1886 में अंग्रेजों ने किला वापस कर दिया। जयाजीराव को अपना खजाना वापस मिल गया, लेकिन तब तक उनकी सेहत काफी खराब हो चुकी थी। अपने खजाने को सुरक्षित जानकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जयाजीराव ने बनारस से कुछ खास मिस्त्री बुलवाए और उन्हें खजाने तक ले जाने की योजना बनाई। मिस्त्रियों को भगवान की कसम खिलाई गई कि वो ये रहस्य किसी से साझा नहीं करेंगे। उनकी आंखों में पट्टी बांधकर बैलगाड़ी में बिठाकर एक गुप्त तहखाने तक ले जाया गया। वहां उन्होंने कुछ दिन खुदाई की और खजाने के दरवाजे का पता लगाया। जब जयाजीराव को विश्वास हो गया कि खजाना सही सलामत है, तो मिस्त्रियों को फिर से आंख पर पट्टी बांधकर वापस भेज दिया गया। लेकिन खजाना देखने से पहले ही 1886 में जयाजीराव की मृत्यु हो गई और वो केवल 52 साल की उम्र में चल बसे। सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई कि वो अपने बेटे माधवराव सिंधिया को बीजक कोड नहीं दे पाए। गंगाजली का खजाना फिर से रहस्य बन गया। माधवराव सिंधिया जब गद्दी पर बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने पूर्वजों का खोया हुआ खजाना खोजना। उन्हें पता था कि किले के नीचे कहीं करोड़ों की दौलत दबी है, लेकिन बीजक कोड के बिना वो रास्ता नहीं खोज सकते थे। माधवराव ने कई बार किले की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना घटी जो सिंधिया घराने के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। माधवराव एक दिन किले के एक गलियारे से गुजर रहे थे जो आमतौर पर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। ये एक पुराना और उपेक्षित हिस्सा था। अचानक उनका पैर फिसला और वो गिरने लगे। खुद को संभालने के लिए उन्होंने पास के एक खंभे को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उनका हाथ खंभे पर पड़ा, खंभा अपनी जगह से हिल गया और एक तरफ झुक गया। उसी पल एक गुप्त दरवाजा खुल गया जो दीवार में छिपा हुआ था। माधवराव हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और सावधानी से तहखाने के अंदर गए। जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी सपने जैसा था। तहखाने में 2 करोड़ चांदी के सिक्के रखे थे, साथ ही हीरे, मोती, माणिक और दूसरे बेशकीमती रत्न। ये महज एक संयोग था या फिर किस्मत का खेल, लेकिन एक ठोकर ने माधवराव को करोड़ों का खजाना दिला दिया। इस खजाने से माधवराव की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई, लेकिन उन्हें पता था कि यह गंगाजली का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असली और सबसे बड़ा खजाना अभी भी किले की गहराइयों में छिपा था। माधवराव ने खजाने की खोज जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग ज्योतिषी को बुलाया जो बीजक कोड के बारे में कुछ जानकारी रखता था। ज्योतिषी ने माधवराव से कहा कि वो उन्हें गंगाजली के मुख्य तहखाने तक ले जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि महाराज को बिना किसी हथियार के और अकेले उसके साथ जाना होगा।
माधवराव इस खजाने को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने शर्त मान ली। हालांकि उन्होंने अपना राजदंड साथ रखा, जो एक मोटी छड़ी थी। ज्योतिषी माधवराव को किले के एक अंधेरे कोने से गुप्त सीढ़ियों के रास्ते नीचे ले जाने लगा। वो सीढ़ियां बहुत संकरी और घुमावदार थीं। चारों तरफ अंधेरा था और बस एक मशाल की रोशनी थी। वो दोनों धीरे धीरे नीचे उतरते गए। रास्ता इतना जटिल था कि माधवराव को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। ज्योतिषी कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था और रास्ते में कुछ खास निशानों को देखकर आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां कई दरवाजे दिखाई दे रहे थे। ज्योतिषी ने कहा कि उन्हें एक खास दरवाजे को खोलना होगा, लेकिन तभी अचानक माधवराव को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई और भी वहां है और शायद ये उनकी हत्या की साजिश है। घबराहट में माधवराव ने अपना राजदंड तेजी से घुमाया और अंधेरे में जोर से वार किया। राजदंड किसी से टकराया और एक तेज चीख सुनाई दी। माधवराव घबराकर दौड़ते हुए ऊपर की तरफ भागे। उन्होंने रास्ते में मौजूद सैनिकों को बुलाया और सब मिलकर नीचे गए। जब मशाल की रोशनी में देखा तो उन्हें पता चला कि उन्होंने गलती से ज्योतिषी को ही मार दिया था। ज्योतिषी की मौत के साथ ही गंगा जली तक पहुंचने का एक और रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माधवराव बहुत दुखी हुए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस घटना के बाद माधवराव ने खजाने की खोज रोक दी, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल बैनरमैन को जब इस खजाने के बारे में पता चला तो उसने मदद की पेशकश की। हालांकि सिंधिया दरबार अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन परिस्थितियों के चलते उन्हें मदद स्वीकार करनी पड़ी। कर्नल बैनरमैन ने 1889 में बड़े स्तर पर ग्वालियर किले की खुदाई शुरू की। उसने कई इंजीनियरों और मजदूरों की टीम बनाई और पूरे किले को खंगालने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें कुछ और गुप्त तहखाने मिले। जो खजाना उन्हें मिला वो किसी परिकठा जैसा था। तहखानों में 40 लाख सोने के सिक्के थे, जिनकी उस समय की कीमत 5 करोड़ 64 लाख रुपए थी। इसके अलावा 14,720 हीरे, 37,667 मोती, 11,000 माणिक और हजारों दूसरे रत्न थे। कर्नल बैनरमैन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पूरा तहखाना अलादीन की गुफा जैसा लग रहा था। चारों तरफ सोना, चांदी और जवाहरात चमक रहे थे। लंदन के अखबार द स्पेक्टेटर ने 1889 में इस खोज पर लिखा कि ग्वालियर में एक ऐसा विशाल खजाना मिला है जिसके बारे में हमने केवल कहानियों में सुना था। कर्नल बैनरमैन की रिपोर्ट में कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियां दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि खजाना सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि कई अलग अलग स्थानों पर छिपाया गया था। एक हिस्सा मोती महल के नीचे एक गुप्त कमरे में था, दूसरा हिस्सा महल के बगीचे के नीचे जमीन में दफनाया गया था और तीसरा हिस्सा किले की दीवारों के अंदर बनी खोखली जगहों में रखा गया था। यह सब इतनी चालाकी से किया गया था कि बाहर से देखने पर किसी को शक नहीं हो सकता था। कर्नल बैनरमैन ने अपनी रिपोर्ट की 2 कॉपी तैयार की थी। एक लंदन भेजी गई और दूसरी कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर के पास। अक्षय चौहान नाम के इतिहासकार ने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में इन दस्तावेजों को खोजा और गंगा जली की असली कहानी सामने लाई। इन दस्तावेजों में दिसंबर 1889 में लिखे गए 6 पत्र हैं, जिनमें कर्नल बैनरमैन ने खजाने के बारे में विस्तार से बताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सोने की कीमत 40 लाख रुपए, चांदी के सिक्कों की कीमत 5 करोड़ 64 लाख रुपए और हीरे जवाहरात की कीमत करोड़ों में थी। ध्यान रहे कि ये 1889 की कीमत है। आज के समय में इस खजाने की कीमत हजारों करोड़ रुपए होगी। सिर्फ 3 लकड़ी के बक्सों में इतने रत्न मिले थे कि उन्हें गिनना मुश्किल था। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि ये सब मिलने के बाद भी माना जाता है कि गंगा जली का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी नहीं मिला है। कई इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के नीचे अभी भी कई तहखाने बंद हैं, जहां असली खजाना छिपा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस खजाने का हुआ क्या? माधवराव सिंधिया इस पूरे अनुभव से इतने थक गए थे कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने पूर्वजों की परंपरा को तोड़ेंगे और खजाने को जमीन में दफनाकर नहीं रखेंगे। उन्होंने पूरे खजाने को नकद में बदलवा दिया और अपने वित्तीय सलाहकार एफआई दिनशॉ की सलाह पर इस पैसे को कई कंपनियों में निवेश कर दिया। इन कंपनियों में सबसे प्रमुख था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी आज का टाटा स्टील। 1907 में जब टाटा ने पहली बार अपने शेयर जारी किए तो ये भारत के वित्तीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था। पहली बार भारतीय लोगों ने मिलकर एक स्वदेशी उद्यम में निवेश किया। माधवराव सिंधिया ने 4 लाख रुपए यानी 4 लाख पाउंड का निवेश किया, जो उस समय की बहुत बड़ी रकम थी। 1907 में 1 पाउंड की कीमत आज के हिसाब से लगभग 154 पाउंड के बराबर है, यानी माधवराव ने आज की कीमत पर करोड़ों रुपए का निवेश किया था। टाटा स्टील को जमीन, खदानें और फैक्ट्री स्थापित करने में भारी खर्च आ रहा था।
1910 में जमीन और खदानें खरीदी गईं और सरकार ने गोरू माहिसानी तक रेलवे लाइन बिछाकर मदद की। 16 फरवरी 1912 को पहली स्टील की छड़ बनाई गई, जो औद्योगिक भारत के इतिहास में एक यादगार दिन था। लेकिन 1924 में टाटा स्टील को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। तब माधवराव सिंधिया के वित्तीय सलाहकार एफआई दिनशॉ ने फिर से मदद की और भारी निवेश किया। इसके बदले में सिंधिया परिवार को टाटा स्टील में बड़ी हिस्सेदारी मिली। 1960 के दशक के अंत तक सिंधिया परिवार टाटा स्टील के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक था। इस तरह ग्वालियर किले का वो खजाना जो सदियों से जमीन के नीचे दबा था, भारत के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। टाटा स्टील आज भारत की सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनियों में से एक है और दुनिया भर में इसकी फैक्ट्रियां हैं। एफआई दिनशॉ की मृत्यु के बाद 1936 में उनके बच्चों ने अपनी हिस्सेदारी शाहपुरजी पल्लोंजी मिस्त्री को बेच दी, जो शाहपुरजी पल्लोंजी ग्रुप के संस्थापक थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पूरा खजाना मिल गया या अभी भी कुछ छिपा है? स्थानीय लोगों और कई इतिहासकारों का दावा है कि गंगा जली का असली और सबसे बड़ा खजाना अभी भी किले के नीचे सुरक्षित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा में भी संकेत दिए हैं कि कुछ तहखाने अभी भी नहीं खुले हैं। इतिहास की किताबों में गंगा जली का कोई सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन कई संस्मरणों और सिंधिया रियासत के गजट विवरणों में इसके संकेत मिलते हैं। अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो सिंधिया राजघराने ने लगभग 100 साल तक मध्य भारत पर राज किया और उस दौरान कई युद्ध जीते। हर युद्ध में दुश्मनों के खजाने लूटे जाते थे। ऐसे में यह संभव है कि जितना खजाना मिला है वो पूरे खजाने का एक छोटा हिस्सा हो। दूसरी बात यह है कि बीजक कोड पूरी तरह से कभी नहीं मिला। जयाजीराव की अचानक मौत के बाद बीजक का मुख्य हिस्सा खो गया और फिर कभी नहीं मिला। ज्योतिषी की मौत के बाद एक और रास्ता बंद हो गया। यह संभव है कि कुछ मुख्य तहखाने अभी भी बंद हों, जिनका रास्ता किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा रोमांचक है। आखिर आधुनिक तकनीक से यह खजाना क्यों नहीं खोजा जा सकता? आज के समय में सैटेलाइट तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि हम धरती के नीचे छिपी चीजों को भी देख सकते हैं। सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR तकनीक से जमीन के नीचे की संरचनाएं पता लगाई जा सकती हैं। कोहेरेंट चेंज डिटेक्शन यानी CCD तकनीक से जमीन की सतह में मिलीमीटर स्तर के बदलाव भी पकड़े जा सकते हैं। ये तकनीक भूमिगत बंकरों और छिपी संरचनाओं को खोजने में काफी प्रभावी है। लेकिन ग्वालियर किले के मामले में ये तकनीक कारगर क्यों नहीं हो पा रही? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि किला एक विशाल पत्थर की पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी की चट्टानें बहुत घनी हैं और सैटेलाइट सिग्नल इन घनी चट्टानों को भेद कर नीचे तक नहीं पहुंच पाते। SAR तकनीक केवल 10 से 20 मीटर की गहराई तक काम करती है। उससे ज्यादा गहराई पर सिग्नल बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर तहखाने 20 मीटर से ज्यादा गहराई पर हैं, तो उन्हें सैटेलाइट से खोजना लगभग नामुमकिन है। दूसरा कारण है कि प्राचीन वास्तुकारों ने तहखानों को इस तरह डिजाइन किया था कि वो बाहर से बिल्कुल अदृश्य रहें। तहखानों के ऊपर कई मीटर मोटी दीवारें और छतें बनाई गई थीं। इन दीवारों में विशेष प्रकार के पत्थर लगाए गए थे जो सिग्नल को अवशोषित कर लेते थे। तीसरा कारण है कि भूल भुलैया इतनी जटिल है कि जमीन के नीचे कई झूठे कमरे और रास्ते भी बनाए गए थे। अगर कोई तकनीक किसी खाली जगह का पता लगा भी ले, तो ये जानना मुश्किल है कि वो असली तहखाना है या फिर सिर्फ एक झूठा कमरा। चौथा कारण है कि किले में सदियों से कई बदलाव हुए हैं। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय पर नई इमारतें बनवाई। इन सब चीजों ने मिलकर जमीन के नीचे की संरचना को इतना जटिल बना दिया है कि आधुनिक तकनीक भी भ्रमित हो जाती है। अब बात करते हैं उस मायावी मंत्र और प्राचीन विज्ञान की जिसने आधुनिक तकनीक को भी चुनौती दी है। बीजक कोड सिर्फ एक नक्शा नहीं था, बल्कि ये एक जटिल प्रतीक व्यवस्था थी जो प्राचीन भारतीय गणित और ज्योतिष पर आधारित थी। बीजक में संस्कृत के श्लोक, गणितीय समीकरण और ज्योतिषीय प्रतीक होते थे। इन्हें समझने के लिए गहरे ज्ञान की जरूरत थी। रास्ता खोजने के लिए किसी खास समय, खास दिन या खास ग्रह स्थिति का इंतजार करना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि कुछ दरवाजे केवल पूर्णिमा या अमावस्या की रात को ही खुलते थे, जब चांद की किरणें किसी खास कोण पर किले की दीवारों पर पड़ती थीं। कुछ दरवाजों को खोलने के लिए किसी खास पत्थर को दबाना या किसी खास खंभे को घुमाना पड़ता था। ये सब इतने सूक्ष्म थे कि अगर सही तरीका नहीं पता तो जिंदगी भर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकते। माधवराव का पैर फिसलना और खंभे को पकड़ना एक दुर्घटना थी, लेकिन वो दुर्घटना उस खंभे पर हुई जो दरवाजा खोलने का तंत्र था। अगर वो किसी और खंभे को पकड़ते तो शायद कुछ नहीं होता। ये कितनी सटीक व्यवस्था थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।
प्राचीन भारतीय वास्तुकला में ऐसे तंत्र बनाने की परंपरा थी। कई मंदिरों और महलों में गुप्त कमरे और रास्ते होते थे जो केवल पुजारियों या राजपरिवार को पता होते थे। ग्वालियर किले में भी ऐसी ही व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ ये बहुत ज्यादा जटिल और विकसित थी। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर योद्धा और अंग्रेजों जैसी शक्तिशाली सेना भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई। अब सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा खजाना सच में है जो भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बना सके? अगर हम कर्नल बैनरमैन की रिपोर्ट देखें तो केवल उन्हें जो खजाना मिला उसकी 1889 की कीमत करोड़ों में थी। आज के समय में उस खजाने की कीमत दसियों हजार करोड़ रुपए होगी। अब अगर ये मान लें कि जो मिला वो पूरे खजाने का केवल 20 से 30% था, तो बाकी खजाने की कीमत लाखों करोड़ में हो सकती है। सिंधिया राजघराने ने लगभग 100 साल तक राज किया और उस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में युद्ध जीते। हर युद्ध में दुश्मन राजाओं के खजाने लूटे जाते थे। मराठा साम्राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली था और उनके पास मुगल काल के भी कई खजाने थे। उस समय सोना, हीरा और दूसरे रत्न ही मुख्य धन होते थे। राजा अपनी पूरी दौलत इन्हीं रूपों में रखते थे। अगर ये सब मिलाकर देखें तो गंगा जली में लाखों किलो सोना, करोड़ों रुपए की चांदी और लाखों हीरे जवाहरात होने का अनुमान है। अगर ये सब मिल जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये भारत को सबसे अमीर देश तो नहीं बना सकता, क्योंकि किसी देश की अमीरी उसकी जीडीपी, उत्पादन क्षमता और आर्थिक संरचना पर निर्भर करती है। लेकिन ये खजाना भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाने में जरूर बहुत बड़ा योगदान देगा। ये हमारे इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा होगा जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाएगा। तो क्या कभी पूरा खजाना मिल सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो आधुनिक तकनीक लगातार विकसित हो रही है। भविष्य में शायद ऐसी तकनीक आ जाए जो गहरी चट्टानों को भी भेद कर नीचे की संरचना देख सके। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की तकनीक लगातार बेहतर हो रही है। कुछ साल बाद शायद ऐसे रडार आ जाएं जो 50 या 100 मीटर की गहराई तक देख सकें। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि सिंधिया परिवार के पास अभी भी कुछ पुराने दस्तावेज या संकेत हों जो बीजक कोड को समझने में मदद कर सकें। अगर कभी वो दस्तावेज मिल जाएं तो खजाने तक पहुंचना आसान हो सकता है। तीसरी संभावना यह है कि किले में कोई मरम्मत या खुदाई का काम हो रहा हो और गलती से किसी को कोई गुप्त रास्ता मिल जाए, जैसे माधवराव को मिला था। लेकिन सच बात यह है कि अगर तहखाने 30 या 40 मीटर की गहराई पर हैं और उनका कोई बाहरी संकेत नहीं है तो उन्हें खोजना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि गंगा जली का असली खजाना हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहे, और शायद ये भी सही है। हर देश के इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य होने चाहिए जो हमारी कल्पना को जीवित रखें और हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाएं। गंगा जली का खजाना सिर्फ सोने चांदी की दौलत नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के कौशल, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। आज भी जब कोई ग्वालियर किले में जाता है तो उसे उन विशाल दीवारों और महलों को देखकर आश्चर्य होता है।